ठीक है, देखो अब आप तो अभी जो डिस्कशन हुआ था ना कि रेडियस और हाइट के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ आती है, उस पर आप एक एग्जांपल दूं। मान लें अगर हमारे पास इस तरीके से स्फेरिकल मिरर हुआ और इसका कोई रेडियस है प्लस इसकी कोई एक्सिस है, मान लें। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ रेज लेंगे, आप न्यूमेरिकली मुझे करके बताएंगे, न्यूमेरिकल आंसर बताना है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेंगे हम लोग कुछ। लेट्स से इसका जो रेडियस आर है वो 20 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, और रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। और जो रे हम इसके ऊपर डालेंगे, जो रे हम इसके ऊपर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ठीक है, जो रे हम इस पर लाने जा रहे हैं, उस रे की जो हाइट है, हाइट ऑफ दैट रे, ठीक है, वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कितना मान सकते हैं यार, 10 और अराउंड 10 सेंटीमीटर मान लो। दैट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे हाइट है उसकी। तो इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि इसका फोकस कहाँ पर आएगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद कौन से पॉइंट पर जाएगा जिसको आप फोकस कह सकते हो, तो वो फोकस पॉइंट और इस मिरर के पोल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा जिसको कि फोकल लेंथ कहते हैं, क्या वैल्यू होगी इसकी, एफ की वैल्यू क्या होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला देखा था कि इट इज आर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल आर की जगह 20 और इसकी जगह 10 सेंटीमीटर। तो 20 और 10 रखोगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू 20 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 400 और माइनस एच स्क्वायर इज 10 स्क्वायर 100, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो भी तुम लोग, और 8.24, अच्छा आदर्श शुक्ला जी 8.24, ठीक है, तो हम तुम्हारा आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, किसका जो आंसर आएगा वो 8.24 सेंटीमीटर आएगा। चेक करो, ये r/2 तो नहीं आ रहा, r20 है, इट इज नॉट r/2, ये r/2 नहीं आएगा, r/2 से कम आएगा, r/2 तो 10 है, उससे कम आएगा ये। अगर मैं इसमें हाइट को काफी कम कर दूं, देखना, अब मैं अगर आपसे कहूं कि मैं जो रे ले रहा हूं उसकी हाइट बहुत कम है, मैं इसी में एक और एग्जांपल लूंगा। सपोज करो जो रे आ रही है, इसमें जो रे आ रही है उसकी जो हाइट है, लेट्स से कि इसकी जो हाइट है, इस रे की जो हाइट है वो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो अब इसके लिए फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या रखेंगे, 20 माइनस आर स्क्वायर बिकम्स 400 डिवाइडेड बाई 2 इनसाइड द स्क्वायर रूट आर स्क्वायर विल बी 400, बट ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो यहाँ पर एच स्क्वायर लोगे आप वो 1 मिलीमीटर है, विच इज अराउंड 0.1 सेंटीमीटर। एंड जब उसका स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर विल बी 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ 0.01 रखोगे, 0.01। अब क्या ये जस्टिफाइड नहीं है कि 400 माइनस 0.01 इज नियरली, इसको अप्रोक्सीमेटली 400 नहीं मान सकते, क्या इसको लगभग 400 नहीं मान सकते कि 400 में से अगर आप 0.01 लेस भी करोगे, 0.01 कम कर दो, सब्ट्रैक्ट 0.01 फ्रॉम 400, क्या आ जाएगा आंसर, लगभग उतना ही रहेगा, बिकॉज 399.99 बनेगा वो। आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो कि ये वैल्यू 400 होगी, और इस हिसाब से मेरा आंसर क्या बनेगा, इस हिसाब से मेरे फोकल लेंथ की वैल्यू क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू दिस द फोकल लेंथ विल बी, अगर मैं इसको लगभग 400 मान लूंगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा फोकल लेंथ का वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर बनेगा। आप वेरीफाई करो इसको, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बनेगी, जो कि इक्वल टू r/2 है, इक्वल टू r/2। यानी कि ये जो कम हाइट वाली रे है, कम हाइट वाली रे, कम हाइट वाली रे, इसका फोकस दूर है, ये 10 सेंटीमीटर पे फोकस हो रहा है, इसका फोकस 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर के फोकस पे आ रहा है, जबकि इसके पहले वाले का फोकस कितना आया था, तो इसके पहले वाले का फोकस
8.24 था, 8.24 सेंटीमीटर। क्या समझ आ रहा है? हाइट ज्यादा करने पर फोकल लेंथ कम होती है कि इंक्रीज होती है? अगर हम रे की हाइट बढ़ाते जाए, रे की हाइट इंक्रीज करते जाओ, तो क्या लग रहा है तुमको, फोकल लेंथ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? आंसर दो इसका। रे की हाइट इंक्रीज करने पर फोकल लेंथ विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? क्या समझ आ रहा तुम्हें? डिक्रीजिंग होगा ना? तो ये कंसेप्ट अब ध्यान रखना है तुम्हें, डिक्रीजिंग होगा ये। यानी जितना ज्यादा हाइट उतनी कम फोकल लेंथ। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या हो सकती है? मैक्सिमम फोकल लेंथ तब होगी जब मिनिमम एच ले लो आप, और मिनिमम एच आप 0 कर सकते हो, और उस समय फोकल लेंथ की वैल्यू बनती है r/2। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में गलत पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल में गलत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं। आपको ये समझना होगा कि फोकल लेंथ r/2 होता है, लेकिन तब होता है when the ray is very close to the axis of mirror. The ray is very close to axis of mirror. If the ray is away from the axis, the focal length is less than r/2. It is less than r/2. नहीं, पॉइंट देखो, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात नहीं है यहाँ पर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो रेज एक्सिस के क्लोज होती हैं, मतलब ये जो येलो है ये क्लोज टू एक्सिस है, क्लोज टू एक्सिस, और दूसरी वाली रे अवे फ्रॉम एक्सिस है। तो जो क्लोज टू एक्सिस है उसको हम लोगों ने फिजिक्स में एक नाम दे रखा है, दीज रेज आर कॉल्ड एज पैरा एक्सियल रेज। और जो दूर हैं उनका एक अलग नाम है, दे आर नोन एज मार्जिनल रेज। दो टाइप की रेज है, पैरा एक्सियल और मार्जिनल। पैरा एक्सियल रेज का मतलब होता है विच आर वेरी क्लोज टू द एक्सिस। मार्जिनल का मतलब होता है दे आर नॉट क्लोज टू द एक्सिस, दे आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मार्जिन है उसमें, मार्जिन है, मतलब रे और एक्सिस के बीच में अगर मार्जिन है तो वो मार्जिनल है, और अगर मार्जिन नहीं है यानी गैप नहीं है, गैप नहीं होने का मतलब काफी क्लोज क्लोज है वो, तो ये पैरा एक्सियल है। आप लोग मुझे आंसर दो, फोकल लेंथ इज r/2 फॉर पैरा एक्सियल और फॉर मार्जिनल? आंसर दे मुझे, फॉर विच रे द फोकल लेंथ इज r/2? आंसर कंप्लीट करें, इज इट फॉर पैरा एक्सियल रे और फॉर द मार्जिनल रे? कंप्लीट करिए अपना आंसर, है ना? समझ आ गया आपको? पैरा एक्सियल, राइट? पैरा एक्सियल होगा ये, बिल्कुल सही है कि फॉर द पैरा एक्सियल रे फोकल लेंथ इज r/2। अच्छा, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, आप मुझे बताना ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है ना? मैं कुछ स्टेटमेंट अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ और आप मुझे बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट 1, फोकल लेंथ फॉर पैरा एक्सियल रेज इक्वल्स टू r/2। स्टेटमेंट 2, focal length of para-axial ray is more than that of marginal ray। ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग गलत आ रहा है। अगर पीछे की बात मेरी समझ आई है तो आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज कौन था? वान्या, आदर्श शुक्ला, अश्विका भटनागर,
आप सभी लोग करेक्ट हो, कौस्तुभ करेक्ट हो, कौस्तुभ चेक योर आंसर, ओनकार चेक योर आंसर। फोकल लेंथ फॉर पैरा एक्सेल रे r/2 है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट को भी ध्यान दो ना, अभी पीछे मैंने आपको समझाया है यार, पीछे समझाया है। देखो पिछला पेज जाओ, जो मार्जिनल वाला है उसकी फोकल लेंथ 8.24 है, 8.24 है, जबकि पैरा एक्सेल वाले की 10 आई थी। तो मार्जिनल वाले की फोकल लेंथ कम होती है। फोकल लेंथ मार्जिन पे जाओगे तो कम हो जाएगा, पैरा एक्सेल पे रहोगे तो ज्यादा रहेगा। कौस्तुभ सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। सामने इस एग्जांपल को देखो, सामने इस एग्जांपल को देखो, ये रे मार्जिनल थी, जो मार्जिन वाली रे है इसकी फोकल लेंथ 8.24 आई है, जो कि 10 से कम होती है। 10 आपका पैरा एक्सेल था, तो जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे फोकल लेंथ कम होगी। कौस्तुभ क्लियर कर लो बच्चा इसको, मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन हो गया तुम्हें। कौस्तुभ क्लियर हुआ? बताओ भाई, ऐसा नो करो, समझ गए? ठीक है, अब मैं एक और स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, बताना। मैं एक और स्टेटमेंट दूंगा, आप मुझे बताना ये स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट, और आप मुझे बताएंगे कि इस स्टेटमेंट में कोई सच्चाई है या सरासर झूठ है ये। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज मोर फॉर रेड कलर ऑफ लाइट देन ब्लू कलर ऑफ लाइट। तीसरा स्टेटमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? थर्ड स्टेटमेंट पे आ गए। अगर आप लेक्चर समझ रहे होगे तो आपका आंसर समझ में आएगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। एंड इफ इट इज फॉल्स, अगर ये सरासर झूठ है तो इसका सच क्या है फिर, वो भी आपको बताना पड़ेगा। कृष्णा सिंह एंड प्रवीण मिश्रा जी, है ना, आप लोगों ने कहा है कि ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हो। तो ठीक है भाई, आपने खुल्लम खुल्ला झूठ बोला, बताओ सच क्या है फिर, सच क्या है इसमें? क्या फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज मोर फॉर रेड कलर ऑफ लाइट देन ब्लू? अगर ये झूठ है तो क्या ये सही है? मैं एक और स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं तुम्हें। क्या, हाँ एक सेकेंड, वो आंसर आ रहा है प्रवीण। बाकी लोग बच्चा आंसर, तो डर क्यों रहे हो? बाकी लोग का भी आंसर आना चाहिए, आप क्यों डर रहे हो? आप इतनी देर के डेरिवेशन में समझो ना। देखिए, कलर ऑफ लाइट कैसे डिपेंड करेगा? कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट पर फोकल लेंथ का क्या फर्क पड़ता है? कलर ऑफ लाइट किस चीज को डिसाइड करता है? कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कृष्णा, कलर ऑफ लाइट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखो आप अच्छा समझो, सुनो, मैं एक और तुमको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मुझे इसका आंसर देना। मान लो ये मिरर हो गया, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई एक मिरर हो गया, ठीक है। आप मुझे समझाना, और अगर मैं गलत हूं तो बताना मुझे, है ना, और अगर आप गलत हो तो अपने आप को बताना कि ये मिरर हो गया, ये उसकी एक्सेस हो गई। अब आप एक काम करो, आप क्या काम करो, सबसे पहले इस पे ब्लू कलर की लाइट डालते हैं, है ना, ब्लू कलर की लाइट। तो ये ब्लू कलर की लाइट आई, इसको, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। जहां पर वो रिफ्लेक्ट होके गई उस पॉइंट को तुमने फोकस कह दिया, और ये चीज फोकल लेंथ फॉर द ब्लू कलर हो गया, FB। ठीक है, अगर हमने ब्लू कलर की लाइट यूज करी है, और यहां पर हमने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला देना, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसके बगल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब एक काम करो, आप वहीं पर रेड कलर की लाइट लेकर के आओ, एट द सेम प्लेस, रेड कलर की लाइट सेम प्लेस पर, ठीक है, उसी जगह पर रेड कलर की लाइट। क्या इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो जाएगा?
या इसका भी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करोगे? क्योंकि इसके लिए भी नॉर्मल लाइन तो यही बनेगी, यही लाइन नॉर्मल बनेगी, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो रिफ्लेक्शन का भी तो एंगल सेम बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। वो क्यों अलग हो जाएगा फिर? और जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा तो वो रेड कलर की लाइट भी उसी पॉइंट पर जाएगी, वो भी वहीं पर आ जाएगी। तो यही लेंथ आपके लिए फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर भी होगा। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी युवा, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि आप रिफ्लेक्शन को डील कर रहे हो, रिफ्रैक्शन नहीं। कलर्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क रिफ्रैक्शन में आएगा। रिफ्लेक्शन के अंदर कलर का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फर्क नहीं होता। तो आप कहोगे कि दोनों के लिए फोकल लेंथ उसका जो है वो सेम रहेगा। ब्लू कलर के लिए भी वही फोकल लेंथ होगा और रेड वाले के लिए भी। समझ आ रहा है आपको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी भी कलर के साथ। उसकी नजर में सारे कलर एक जैसे हैं। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। और इसको सही कैसे करोगे? फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर इज द सेम एज द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर, इज सेम एज द फोकल लेंथ ऑफ ग्रीन कलर, सेम एज द फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर। किसी के लिए भी सेम आएगा। अब मेरा चौथा स्टेटमेंट, मैं आपको चौथा स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, वो बताइएगा सही है कि गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4, if we place the mirror inside water, the focal length will change. True or false? पानी में चले जाएं, अगर मिरर को लेकर के पानी में चले जाएं तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी। आदर्श, ठीक है। अनुष्का सक्सेना जी, मैं तुम्हारा आंसर बोलूंगा नहीं क्योंकि भैया वो लोग ट्राई कर रहे हैं, बट योर आंसर इज करेक्ट। कौस्तुभ, ओके, यू आर करेक्ट। Vanya, and those who are saying it a false statement, those who are saying it false statement, they need to rectify it and they need to tell me what is the right statement then. If it is false statement, then what is the right statement? And those who are saying that it is the right statement, they can enjoy, they can relax. So Bansal, you are right. Krishna Singh, okay. तो जो भी आप देखिए, युवा कह रहा है कि अभी मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, कृष्णा सिंह, ओके। सुनिए, अच्छा एक बात बताओ। नहीं युवा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आप थोड़ा ज्यादा सोच गए, मतलब आप ज्यादा लेवल तक लॉजिक लेके चले गए अपना, है ना? ज्यादा लेवल तक लॉजिक लेके चले गए हो। बिकॉज का आंसर क्या होना चाहिए मैं बता दूं आपका, ठीक है? आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत बढ़िया एफर्ट लगा, बट इसका जो राइट आंसर है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द करेक्ट स्टेटमेंट, द फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। उसका मीडियम से कोई मतलब नहीं है। वान्या बिल्कुल सही है। बिकॉज द रेडियस विल नॉट चेंज। ऐसा तो है नहीं कि पानी में चले जाओगे तो स्फीयर बड़ा हो जाएगा या स्फीयर छोटा हो जाएगा। सो as long as the radius remains constant, the focal length will remain constant. And one perfect explanation है।
अनुष्का, तुम्हारा भी आंसर बिल्कुल सही है, योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन यस, कि रिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मिरर, रिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, सॉरी, रिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ लाइट। ये जो चीजें हैं ये रिफ्रैक्शन में तो आती हैं, रिफ्लेक्शन में नहीं आती, दे कम इन रिफ्लेक्शन, है ना। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन और है, पांचवा स्टेटमेंट, और मैं ये सारे स्टेटमेंट आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप फोकल लेंथ को अच्छी तरीके से समझ जाओ कि फोकल लेंथ का कंसेप्ट क्या है। कोई कंफ्यूजन फोकल लेंथ को लेकर के आपके माइंड में अब नहीं होना चाहिए। पांचवा, इफ वी ब्रेक द मिरर, its focal length will change. True or false? Statement number 5, true or false है? If you break the mirror, मतलब मिरर को छोटा कर दो, मिरर को छोटा कर दे, अगर मिरर को तोड़ दे, मिरर को तोड़ करके छोटा कर दें, उसको, उसका साइज कम कर दें, मिरर को छोटा कर लें, फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है भाई? ठीक है, बिल्कुल सही है, फॉल्स स्टेटमेंट है, आप सभी का आंसर सही है, फॉल्स है, बट क्यों फॉल्स है? ओके, आंसर भी सही आ गया, बिकॉज रेडियस विल नॉट चेंज। मिरर को छोटा बड़ा करने से रेडियस तो चेंज हो नहीं जाएगा, बिकॉज रेडियस तो आप उस पूरे स्फीयर का देखते हो ना जिससे वो निकला था। तो जो ओरिजिनल स्फीयर है जहां से मैंने मिरर को काटा था, वो स्फीयर तो उतना ही साइज का होगा। वाटरमेलन वाला एग्जांपल लो, वाटरमेलन में से आपने एक पार्ट अलग कर दिया, तो उस अलग किए हुए पार्ट को फर्दर आप 2-3 पीसेस में डिवाइड भी कर दोगे, तो जो ओरिजिनल वाटरमेलन है उसका साइज थोड़ी बदल जाएगा। तो रेडियस विल नॉट चेंज। अश्विका भटनागर बिल्कुल सही है, एंड देयरफॉर फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, राइट। सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। आंसर विल बी इट रिमेन्स सेम। तो बच्चा ये हो गया आपका फोकल लेंथ का कंसेप्ट। ओके, ये हो गया फोकल लेंथ कंसेप्ट। तो अब आप समझ लीजिएगा, पैरा एक्सल रेस के लिए फोकल लेंथ r/2 होगा, बट मार्जिनल रेस के लिए r/2 से कम होगा। अब क्वेश्चन ये और आता है, क्या फोकल लेंथ, ठीक है, कॉनकेव मिरर का हो गया आपका, एंड सेम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए सेम है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम आंसर है आपका फोकल लेंथ का, अलग आंसर नहीं है। थ्योरी सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पर आओ। अब हम डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ के बाद, आफ्टर फोकल लेंथ अब आप आओगे फोकल लेंथ के बाद मिरर इक्वेशन के ऊपर। मिरर इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, मिरर इक्वेशन क्या होगी। मिरर इक्वेशन का क्या मतलब होता है यार, मिरर इक्वेशन का क्या मतलब है, ठीक है, मिरर इक्वेशन किसको बोलते हैं, और रे ट्रेसिंग कैसे करते हैं। मिरर इक्वेशन और रे ट्रेसिंग दो चीजें हैं इसमें, रे ट्रेसिंग और मिरर इक्वेशन ये दो चीजें हैं। क्या होता है ये देखते हैं जरा, एक बार समझते हैं। हाँ, लविश त्रिपाठी जी सही बोल रहे हो, बट ये होगा कैसे, क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज मिरर इक्वेशन एंड हाउ डू वी ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम कैसे बनाओगे वो, और मिरर इक्वेशन क्या होती है ये। तो अब आप सुनिएगा क्या करना है तुम्हें। हम लोग कॉनकेव मिरर का एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास इस तरीके से कॉनकेव मिरर है और प्लस उसकी कोई एक्सिस है, कॉनकेव मिरर और उसकी एक्सिस। अब जो मैं कहूंगा उसको ध्यान से सुनना। तो आपके पास ये एक मिरर है जिसका रेडियस मान लो r है, ये उस मिरर की एक्सिस हो गई, और हम लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं पर भी मान लो यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है O, विच स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट। तो हम रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं वो देखिएगा, रे डायग्राम कैसे बनाते हो वो समझना।
नंबर वन, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके जाएगी, मिरर के सेंटर से जो भी रे क्रॉस करेगी, फॉर एग्जांपल कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि अगर मैं कोई एक रे बनाऊं जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये कहां पर जाएगा? ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, इफ अ रे passes through center of curvature, then कहां जाएगा? ये बता पाएंगे आप? कहां जाना चाहिए? तो आंसर है इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। रिट्रेस करता है, ये रिट्रेस होता है। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे? ये इसी पाथ पर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं इसका, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, इफ अ रे goes via point C, then it will return back on the same path. ये रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल क्या होगा? मतलब अगर हम रूल नंबर लिखना चाहें तो हमारे रूल्स क्या बनेंगे? तो पहला रूल क्या बन रहा आपका? रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स ऑन सेम पाथ। ये आपका पहला रूल हो गया। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम पाथ पर वापस आ जाती है। दिस इज रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या होगा? सेकंड रूल, अगर कोई रे एक्सिस के पैरेलल जाए, अगर कोई रे एक्सिस के पैरेलल जाए, ये कहां पर जाएगी? हाँ, कृष्णा सिंह बता रहे हैं, अगर कोई रे एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हम ये कहते हैं कि दिस रे विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। ये रे आपका जो है वो फोकस पॉइंट से पास हो जाता है। दिस इज रूल नंबर 2, सेकंड रूल। ठीक है, तो सेकंड रूल आपका ये बन जाता है, अ रे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ मिरर passes through focus of mirror। और एक रूल नंबर 3 है, वो भी क्या है देखिएगा। रूल नंबर 3 क्या है? 3 रूल्स हैं इसमें, 3 रूल हैं, और इन 3 रूल्स के बाद आप कोई भी काम कर सकते हो इन 3 रूल्स के थ्रू। एक 2 रूल हो गए, और तीसरा रूल क्या है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई रे फोकस से पास होगी, इफ अ रे passes through focus, then it reflect back parallel to the axis। reflect back parallel to the axis। ये रूल नंबर 3 हो गया आपका। अ रे पासिंग थ्रू फोकस reflect back parallel to axis। और एक चौथा रूल भी चाहो तो बना सकते हो, वो क्या होगा कि अगर कोई रे इसके पोल पर स्ट्राइक करे, इफ अ रे कम्स टू द पोल ऑफ मिरर, if a ray comes to the pole of mirror, then it will be reflected back at the same angle on the other side। it will be reflected back at the same angle on the other side। मतलब ये वाला कहना है कि ये एंगल, यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा अगर कोई इसके पोल पर आएगा तो। चौथा रूल ये है। तो ये चारों रूल्स में से कोई भी 2 रूल लगाएंगे, कोई 2 रूल फॉलो करेंगे। चौथा रूल क्या है? रे स्ट्राइकिंग द पोल ऑफ मिरर will be reflected back
at same angle on other side of axis. This is basically law of reflection. कोई अलग से चीज नहीं लिख रहे हो आप, ये चारों रूल्स अल्टीमेटली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही बता रहे हैं कि ये चार रूल्स आपको फॉलो करने हैं. ये होती है रे ट्रेसिंग. इस रे ट्रेसिंग से हम इमेज कैसे बनाएंगे वो देखिएगा. इन रे ट्रेसिंग से आप इमेज कैसे फॉर्म करोगे तो वो हम नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं. मान लिया, सॉरी एक सेकेंड यार, ठीक है, हमने मान लिया कुछ इस तरीके से हमारे पास मिरर हो गया, उसकी एक्सिस फिर से मानेंगे. और अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम रे ट्रेसिंग कैसे करने जा रहे हैं, है ना. हम रे ट्रेसिंग कैसे करेंगे उसका ध्यान देना. तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसका पोल हो गया, और इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में इसका फोकस होगा, बिल्कुल बीचों बीच में. तो आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाओगे. देखिए, इसमें जो चार रूल आपको बताए, चार रूल, इसमें से कोई भी दो रूल फॉलो करो. कोई भी दो रूल्स आप ले लो, कोई भी दो रे कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी दो रे. तो देखिए मैं कौन सी दो रे लेने जा रहा हूं. नंबर 1, जो पहली रे में कंसिडर करने जा रहा हूं यहां पर, फर्स्ट रे, वो ऑब्जेक्ट से वाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट से वाया सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका रूल ये था कि ये वापस इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. रूल नंबर 1 लगा रहे हो. पहला रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ पर आएगा. और दूसरा हम पैरेलल टू द एक्सिस वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, पैरेलल टू द एक्सिस वाला, या फिर रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 वो भी लगा सकते हैं. तो मैं रूल नंबर 4 लगाने जा रहा हूं. रूल नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो लगाऊंगा वो रूल नंबर 4 है. रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर आप इसके पोल पर मिरर लाते हो, पोल पर, तो ये उसी एंगल पर दूसरे साइड पे चला जाएगा एट द सेम एंगल. इसको थोड़ा सा यहां से हटा दे, 1 मिनट. ये आपका रूल नंबर 4 है. और इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इस रूल के अकॉर्डिंग जहां पर ये दोनों रेज कट हो रही हैं, जहां पर ये दोनों रेज कट हुई हैं, एज पर द रूल, ये पॉइंट आपके लिए कैपिटल आई यानी कि इमेज का काम करेगा. कैपिटल आई का मतलब इमेज हो गया और ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट. सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज इमेज. और मैंने यहाँ पर चौथा रूल जो लगाया है उसमें एक चीज बता दूं कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसके अपोजिट साइड पर भी जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा. ये दोनों एंगल्स बराबर बनेंगे. अब आप क्या करोगे, सुनना. अब आप सुनिए इसमें क्या करना है मेरे को, किस तरीके से हम अपना एक रिलेशन फॉलो करने जा रहे हैं कि इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब आई से लेकर के एंड टिल पोल, ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं. ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से पोल तक का ये डिस्टेंस, इसको आप u से डिनोट करोगे, यहां तक का. और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस आपके लिए v है. इनके बीच में एक रिलेशन लाना होता है. वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ये एक रिलेशन है, बट आपको इसकी प्रूविंग चाहिए, आपको इसका प्रूफ चाहिए कैसे होगा ये. आप में से कितने लोग हैं जो इसको प्रूफ कर सकते हो. आप में से कितने लोग हैं जो इस रिलेशन को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये रिलेशन ऐसे आएगा. यस और नो करके बताएं. आप में से कोई है ऐसा जिसको प्रूफ कर सकता है कि यस 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होगा. प्रूफ किया है आप लोगों ने या जस्ट रिजल्ट याद कर रखा है ना. प्रूफ नहीं किया है, आई थिंक किसी ने भी इसको प्रूव नहीं किया है. तो देखो अब जल्दी देखना, बिकॉज टाइम सिर्फ 2-2.5 मिनट का बचा है. टाइम देखो आप. देखो हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी बात सुनते जाना और मेरे हिसाब से चलते जाना. पहला काम करो, पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर नीचे लाओ और पॉइंट आई से भी एक परपेंडिकुलर ऊपर लेके जाओ.
जो ओ से परपेंडिकुलर आ रहा उसको आप ओ डैश पॉइंट कह दो, और जो आई से परपेंडिकुलर जा रहा उसको आप आई डैश पॉइंट कह दो, आई डैश पॉइंट। और मैं कह रहा हूं कि जो ट्रायंगल ओ ओ डैश पी और एक ट्रायंगल आई आई डैश पी लिखो आप, ये दो ट्रायंगल्स है आपके पास। मैं इनको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक ट्रायंगल आपके पास ये बनेगा ओ ओ डैश और पॉइंट पी वाला, जिसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, और ये डिस्टेंस आपके लिए यू है। दूसरा ट्रायंगल कहां बन रहा है हमारे पास? पॉइंट पी से पॉइंट आई डैश तक का, उसके बाद आई डैश से नीचे आई वाला। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे देखोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से। और ये एंगल थीटा है यहाँ पर, और ये एंगल 90 है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस v है। हम लोग ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट ho है, यानी ये डिस्टेंस ho है, और इमेज की हाइट hi है। क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? जल्दी करो बच्चा, यस और नो में। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दोनों के अंदर एक एंगल थीटा है और दोनों के अंदर एक एंगल 90 है। आर दे सिमिलर ट्रायंगल्स? है ना? कैन आई राइट that hi divided by v should be same as ho divided by u? Is it right or wrong? आज का डेरिवेशन हम यहीं तक रखेंगे, बट आप इसको बताओ। अगली डेरिवेशन इसके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, बट आप अभी मुझे यहाँ पर बताओ ये सही है या गलत है। इफ दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, इन अदर वर्ड्स आपने tan थीटा निकाला है, इन अदर वर्ड्स tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाला है, सही है ना? तो चलो इसको यही रखो। हम लोग अभी एक क्लास और अरेंज करेंगे आपके लिए भी, उसमें इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। हम लोग इसी डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास ये डायग्राम सेव है, हम लोग एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, कंप्लीट कर देंगे इसको।